नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज सबसे पहले बात करेंगे कल जो बिपरजॉय तूफान टकराने वाला है, गुजरात के तट पर वो पहुंच जाएगा, उसको लेकर काफी चिंताएं हैं। किस तरीके से सरकार ने तैयारियां की हैं, 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसकी लाइव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद बात करेंगे मणिपुर में कैसे 1 महीने बाद भी हिंसा थम नहीं रही है। और यह ऐसी खबर है जिसको बार बार सोचा जाए कि स्थिति बेहतर हो रही है, ये शायद आपको और कहीं मिलेगी नहीं। एनडीटीवी इसको लगातार दिखा रहा है। कोशिश, उम्मीद यही है कि यह हिंसा का चक्र खत्म हो। फिर उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में बेलगाम अफसरों की, जिन्होंने अपने रुतबे का, अपनी कुर्सी का इतना रौब कि उन्होंने जो हरकतें की उसके बाद उन पर सरकार ने कार्रवाई की है। क्या यह वीडियो था, क्यों कार्रवाई हुई है, इसमें एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर दोनों शामिल हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। इस समय गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से करीब 280 किलोमीटर दूर अरब महासागर में यह पहुंच चुका है। इसके कल शाम तट से टकराने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 बजे से 8 बजे के बीच में ये तट पर पहुंच जाएगा, जिसे लैंडफॉल कहते हैं, उसका लैंडफॉल हो जाएगा। ऐसे में गुजरात के लिए खतरा बढ़ गया है। पहले बिपरजॉय पाकिस्तान के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब इसका जो रास्ता है वो थोड़ा बदला है। पूरब की ओर ये मुड़कर उत्तरी गुजरात के तट की ओर अब बढ़ रहा है। दिशा बदलने के साथ एक बदलाव यह भी है कि तूफान की जो गति है वो बढ़ गई है। साइक्लोन 15 जून को शाम को जखाऊ तट पर टकराने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। उस समय समुद्री हवाएं जो हैं उनकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। गुजरात में पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वो जो समुद्री तट है, चाहे वो सोमनाथ की बात करें, उनसे दूरी बना के रहें, वहां पर समुद्री तट से दूर रहें और तटीय इलाकों में ना जाएं। साथ ही साथ कच्छ का जो इलाका है वहां पर भी इसके ज्यादा प्रभावित होने का आशंका जताई जा रही है। जखाऊ और मांडवी ये दोनों वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। और इस वक्त लाइव जानकारी देने के लिए कि हालात वहां पर क्या हैं, कैसे प्रशासन तैयारी कर रहा है, मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तनुश्री पांडे भी जुड़ रही हैं। सोहित इस वक्त मांडवी में है और साथ ही साथ तनुश्री इस वक्त राजकोट में है। सोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप समुद्र तट पे खड़े मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 45,000 लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, लेकिन बार बार यह चेताया जा रहा है कि इसका खतरा बहुत विध्वंसक हो सकता है। क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें खतरे की तो खतरा तो बरकरार है। तूफान आने में अब भी कई घंटे बचे हैं, लेकिन जो तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं उससे समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। ये जो सारे आगे पीछे आप मेरी दुकानें देख रहे हैं, इसे भी बंद कर दिया गया है। समुद्र की अगर पूरे तट को देखें आप, तो तट भी पूरी तरह से खाली नजर आएगा। पुलिस की बैरिकेडिंग कई किलोमीटर दूर की गई है ताकि कोई यहाँ पर नहीं पहुँचे। हमें भी जब यहाँ पर छोड़ा जा रहा है तो गाड़ी नंबर, गाड़ी में कितने लोग हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए किया जा रहा है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। कुछ समय बाद हमें भी यहाँ से ले जाया जाएगा। और अंकित, देखिए जिस तरह के हालात हैं अभी, क्योंकि भारी बारिश, बीच बीच में बारिश भी आ रही है, तो इसके वजह से भी इस कैप को पहनना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर है उससे समझा जा सकता है कि जो तूफान है वो कितना तेज और कितना ताकतवर रहने वाला है, इसका असर समझ में आ रहा है। अभी भी अगर बात करें तो इससे भी कई ज़्यादा तेज यहाँ पर तूफान हमें देखने मिला है अंकित। और उस समय तो हम शूट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वैसे हालात नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं और मौसम का जो असर है वो साफ तौर पर किस तरह से होगा वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार आपको फिर से दिखा दूं, पूरा जो बीच है वो खाली है और जो समुद्र का तट है, जो हाई टाइड है या जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ज़रूर तेज़ हवाएं देखने मिल रही हैं। कोस्टल एरियाज को खाली किया गया है, लोगों को यहाँ से दूर रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब अंकित मैं एनडीआरएफ से बात कर रहा था, उनका कहना है कि कल
जब तूफान आएगा तब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये भी इतने क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, इसके उड़ने की यहाँ पर चांसेस है। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ का ये कहना है कि उनके भी जो ऑपरेशंस होंगे वो इस तूफान के गुजर जाने के बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि उससे पहले वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो किसी की मदद कर सके। तो हालात ऐसे हैं फिलहाल, ये कितने और भीषण हो सकते हैं ये देखना अहम होगा। बीच बीच में भारी बारिश हो रही है, अगर हम दिखा सके कि यहाँ पर विंडमिल भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि तेज हवा इतनी है कि मैनुअली इस विंडमिल्स को जितने भी विंडमिल्स हैं उसे बंद किया गया है, ताकि जो विंडमिल है वो टूटे नहीं और उसके भी टूट ना जाने की यहाँ पर चिंता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर या खराब हो सकते हैं। कल जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात की जा रही है, तब आप सोचिए कि ये जो तटीय इलाके हैं ये किस तरह से होंगे। और इसलिए यहाँ पर जितने भी ये जो 0 to 5 किलोमीटर के बीच में जितने होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लोग हैं, होटल रिजॉर्ट्स को बंद कर दिया गया है, लोगों को यहाँ से दूसरे जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। तो कई सारे कड़े इंतजाम क्योंकि किए गए हैं। सबसे बड़ा खतरा जब इस तरह की हवाएं चलती हैं, उसके साथ साथ जैसे सोहित हमें दिखा रहे थे कि ये जो पीछे टेम्परेरी स्ट्रक्चर है इनकी छत उड़ जाती है, चीजें अपनी जगह से बिखर जाती हैं और लोगों के ऊपर गिर के वो किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा होता है। अभी भी जहां सोहित खड़े हुए हैं वहां पे खड़ा होना मुश्किल है, जिस तरह की हवाएं अभी चल रही हैं। अब इससे सोचिए कि कई गुना ज्यादा जब हवा चलेगी तो लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। तनुश्री राजकोट में इस वक्त मौजूद हैं। तनुश्री, गुजरात चुनाव के बाद एक बार फिर से गुजरात में इस बार साइक्लोन कवर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम करे गए हैं? सेना की मदद भी ली जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस है साइक्लोन को लेके। 12 एनडीआरएफ की टीम्स पोस्टेड हैं और सबसे ज़्यादा एनडीआरएफ की टीम्स पोस्टेड हैं जहां पे सोहित इस वक्त पे है जकाऊ पोर्ट के आसपास और मांडवी, क्योंकि ये दो जगहें हैं गुजरात में जहां जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा द्वारका है, इसके अलावा मोरबी है, इसके अलावा राजकोट है जहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जकाऊ और मांडवी में। इसीलिए जो जितनी भी फिशरमैन कॉलोनीज है, जितने भी आसपास में जो पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ सबसे जो बड़े पोर्ट्स है भारत के, चाहे आप वो मुंद्रा पोर्ट कहिए, चाहे कांदला पोर्ट कहिए, चाहे जकाऊ पोर्ट कहिए, जो कि बहुत जहां लोग एम्प्लॉयमेंट भी सर्विसेज बहुत हैं, जहां लोग भी बहुत काम करते हैं, वो लोग सबसे सारे पोर्ट्स वहीं पे मौजूद है। तो इन पोर्ट्स का इतने दिनों से बंद रहना, वीकेंड्स तक ये पोर्ट बंद रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जो लार्जर इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस पे भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका पड़ेगा। पर जो सबसे अभी गहन प्रायोरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो है कि कोई जान का खतरा ना हो, इसलिए जो सभी कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे थे उनको इवैक्यूएट करा दिया गया है। जो होम मिनिस्टर है हर्ष सांघवी, वो भी सभी जगहों में, आज वो सुबह द्वारका में थे, अभी वो कुछ ही देर पहले मांडवी पहुंचे थे और वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन सबका एक स्टॉक ले रहे हैं कि अगर इमरजेंसी में किसी को ले जाना पड़ा अस्पताल तो क्या अस्पताल इस तरीके की स्थिति के लिए रेडी है कि नहीं। मणिपुर में जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही और इसको लेकर सरकार के जो पूरे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। जैसे ही सरकार और प्रशासन को लगता है कि जो तनाव है वो शांत हो रहा है, नीचे आ रहा है, तभी हिंसा की कोई बड़ी वारदात हो जाती है और फिर से स्थिति जस की तस हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक ताजा हिंसा जो है वो कामन लोक इलाके में हुई है, जहां पर उग्रवादियों ने देर रात ग्रामीणों के घरों में को घेर कर हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील देने का जो समय है उसको कम कर दिया गया है। तो वहां से क्या क्या जानकारी आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं, आपको जरा सुनवाते हैं। We are rejected for the list of in this committee because we the Kokome team is working for the peoples of Manipur. So the people of demand to control this narco-terrorism group, but still the government is not taking any action. The Kuki NP rejected the peace committee. I don't think this peace committee set up by the government cannot bring any peace.
ये एक महीने से जो हिंसा का सिलसिला है वो थम क्यों नहीं रहा है? सरकार के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ ईस्ट में, देश के अंदर इस वक्त मणिपुर है, तो एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लगता है कि कम से कम इस चुनौती के सामने सरकार अभी विफल होती दिखाई पड़ रही है। जरा मैं आपको पूरा ये जो घटना चक्र है, जब से शुरू हुआ और तब से अब तक क्या क्या चीजें रही, वो जरा समझा देता हूं। 3 मई को मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होती है। उसके बाद 4 मई को मणिपुर के कई जिलों में भयंकर हिंसा की वारदात होती है। कुकी और मैतेई समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में हिंसा छिड़ जाती है। 4 मई को ही सरकार ने शूट एट साइट, यानी कि देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए। 50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 8 से 9 मई को कुछ लोग मणिपुर से असम पहुंच गए। 26 मई को पूर्वी पश्चिमी इंफाल में कर्फ्यू जो है वो लगाया गया कोशिश में, क्योंकि इंफाल की जो पूरी वैली थी वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद उसके बाद 30 तारीख को अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री हैं, वो वहां पहुंचते हैं। वो चूड़ाचांदपुर भी गए, जो बिल्कुल हिंसा से प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र था। यहां से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। ऐसा लग रहा था कि हम मणिपुर की नहीं, किसी वॉर जोन की रिपोर्टिंग वहां पे आपको दिखा रहे हूं। 31 तारीख को अमित शाह और भी कई इलाकों में जाते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं। 2 दिन की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट यह भी कह रही हैं कि जब गृहमंत्री वहां थे तब भी छुटपुट हिंसा की घटनाएं हो रही थी। 4 जून को बिल्कुल एक दिल दहलाने देने वाली घटना होती है, जिसमें एक मां बेटे समेत 3 लोगों को एक एम्बुलेंस के अंदर जिंदा जला दिया जाता है। 5 जून को उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान भी मारा जाता है। 13 जून को जो खामन लोक इलाका है वहां पर 9 लोगों की हिंसा में मौत हो गई है। और मणिपुर में हिंसा में मारे गए जो लोगों की कुल मिला के संख्या है वो अब 119 हो चुकी है। 1000 से ज्यादा हथियार वहां पर बरामद किए गए हैं, क्योंकि कई हथियार लूट लिए गए थे। और 300 से ज्यादा जो बम हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इन सब के बावजूद मणिपुर में हिंसा जो है वो अभी भी जारी है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला बड़ी खबर पे जारी है। कुछ अफसरों को अभी भी लगता है कि अगर आप आईएएस या आईपीएस बन गए हैं तो आप राजा हो गए हैं और जो आपका मन चाहे, कानून से आप ऊपर हो गए। राजस्थान में एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी को कुछ ऐसा ही लगा, जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है। थोड़ी अकल ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। क्यों किया गया, जरा तस्वीरें देख लीजिए। क्योंकि अजमेर के एक होटल में स्टाफ के साथ मारपीट करते हुए यह सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। रविवार रात को एक रेस्टोरेंट में उन्हें अपनी एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी, किसी बात को लेकर। इसी दौरान होटल के टॉयलेट का इस्तेमाल करने को लेकर कुछ विवाद हो गया और दोनों अफसरों ने मिलकर और लोगों को बुलाकर, पुलिस वालों को बुलाकर होटल के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, मारपीट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। जरा आप देख लीजिए किस तरीके से लात मार मार के अपनी ताकत यहां पर दिखाई जा रही है साहब की, और लोगों को घसीट घसीट के बाहर निकाल के उन्हें पीटा गया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अजमेर के इस होटल में जो स्टाफ से बदसलूकी की गई थी उसके आरोप में अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर गिरधर जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं गंगापुर पुलिस के ओएसडी सुशील कुमार बिश्नोई को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ 3 पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आईएएस और आईपीएस अफसरों और पुलिस वालों की जो पूरी करतूत थी वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी और डीजीपी ने इस केस की जांच के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को कहा है। 11 जून की यह घटना है और इसकी सीसीटीवी जब सामने आई थी तो आपको पता चल रहा था कि देखिए किस तरीके से इनकी अफसरों की गुंडागर्दी चल रही थी। बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।